हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिएगा, आज हम सभी लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम सभी की क्लास नंबर 11th है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आंसर करते रहेगा। वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने उन सभी दोस्तों को जोड़िए जिन बच्चों को इस क्लास की आवश्यकता है और उन्हें पता नहीं है या फिर वो कहीं बिजी हैं। ओके, चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई, फिर आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है। मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। आपको बताना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में आपको क्या ध्यान देना है। आई विल मेक श्योर करेंगे, आई वुड हैव मेक श्योर करेंगे, या आई मे मेक श्योर करेंगे, आई या आई शुड हैव मेक श्योर करेंगे। तो ये तो ऑप्शन आपको ऑप्शन ही बता रहा है कि क्या होना चाहिए करेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आई विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स। जब आपका दो क्लॉज सेंटेंस में दिया हो, एक प्रेजेंट हो तो दूसरा हमेशा आपको पता है कि फ्यूचर में होना चाहिए, तो फ्यूचर वाले को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम सभी लोग फ्यूचर को प्रेफरेंस देंगे। ओके, बहुत अच्छे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। चूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या याद रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चूज करना है फ्रॉम द सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस दिया है, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। ठीक है ना, बच्चे ने क्या शाम के जो है समय क्या किया, पार्क में खेले। अब आपको याद रखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको याद है ना क्या होता है। पहले आप आंसर करिए तब हम बताएंगे। चलिए चारों ऑप्शन को देखते चलिएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, हैज़ प्लेड है, दूसरा हैव बीन प्लेइंग है, तीसरा हैड प्लेड है और चौथा हैड बीन प्लेइंग है। ठीक है, याद हो तो ही आंसर आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पूरे ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद आया, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा बच्चों, हैड बीन याद है ना, हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, लास्ट में तो सेंस फॉर लगता ही है, बट आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले प्रेफरेंस देना है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। ओके, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। रोहन, फिर आपको एक ब्लैंक स्पेस है। द मूवी बिफोर ही रेड द व्यू, ही रीड द व्यू। यहाँ पर इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर चलता है बच्चों, याद रखिएगा अगर बिफोर हो बीच में, ठीक है, तो बिफोर के पहले और बाद याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और बिफोर के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है। याद आया, बिल्कुल सही। ओके, तो अब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कोई क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन। ठीक है, बिफोर के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर के पहले आपका पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। बट यहीं अगर आफ्टर हो जाता, ठीक है, आफ्टर हो जाता तो उल्टा हो जाता। आफ्टर के पहले आपका सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है और आफ्टर के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और अगर आपका सिंस होता तो सिंस वाला भी रूल देख लीजिएगा। सिंस के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का आपका ध्यान रखिएगा। अगर सिंस आया है तो सिंस के बाद आपका सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और सिंस के पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब का हैव हैड लगेगा, हैव हैज़ लगेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सिंस आने पे प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं और अगर सिंस ना आए तो ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, दूसरे ऑप्शन पर आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नोट कर लिया आप सभी ने, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलेंगे। आई वुड हैव टेकन द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। आई वुड हैव टेकन, इसको आपको चेंज करना है। ऑप्शन ए है टेक्स, ऑप्शन बी है हैव बीन टेकिंग, ऑप्शन सी है हैव हैड बीन टेकिंग, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। बताइएगा कौन सा करेक्ट करेंगे, ध्यान करिए, आंसर दीजिए। आई वुड हैव बीन टेकिंग को बिल्कुल सही, कौन सा करेक्ट होगा सही, ऑप्शन नंबर बी।
बी ऑप्शन करेक्ट है, हैव बीन टेकिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम सभी को ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके हिंट को अगर आप देखिए तो फॉर अ वीक नाउ लिखा है ना, तो फॉर अ वीक की वजह से या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर दवा लेने की बात हो रही है, तो आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ, मतलब जो भी डॉक्टर ने एक हफ्ते से मुझे क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन को, वो मैं ले रहा हूँ। ओके, आई हैव बीन टेकिंग सब्जेक्ट और आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी। ओके, तो ये एक सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं टेंस से रिलेटेड है और आपको इस तरीके से रिप्लेस वाले वर्ड आ जाते हैं। ओके, तो ये आपका फॉर अ वीक आपके हिंट को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। ओके, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं 5th की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑफ ऑल ऑफ अस टू फिनिश द वर्क बाई टुमारो। अब बताइए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग है जो कि कंप्लीट करना है। द टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द वर्क बाई टुमारो, कल तक जो भी मतलब टीचर ने हमें हम सभी को इंस्ट्रक्ट किया है उसको फिनिश करना है ना, करना है कि नहीं, इस तरीके के सेंस में क्वेश्चन टैग आता है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या करेक्शन हम सभी लोग करेंगे। तो देखिए, द टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड, अब आपको याद है यहाँ पर देखिए हिंट आपको मिल गया ना, टेंस आपने पहचान लिया, हैज़ आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन टैग दिया होता है, ठीक है, तो जब स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव में होता है तो टैग आप निगेटिव में करते हैं, और जब स्टेटमेंट निगेटिव में होता है तो टैग हमेशा अफर्मेटिव में होता है। ऐसे सेंस में जब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है और स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो टैग हमेशा निगेटिव में होगा। डी समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन टैग एग्जाम में मेंशन करे या ना करे सिलेबस में, बट क्वेश्चंस जरूर इससे पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, टेंस में आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते, हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, बट आपको स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, स्टेटमेंट निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। 6 पर इसको आपको PQRS वाले हैं सेंटेंस, PQRS वाले सेंटेंस में क्या होता है ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे में क्या आपको देखना है कि एक आपको दे देगा, उसके बाद आपको बीच का सेट करना है और लास्ट तक पहुंचाना है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक ऐसे देता है और एक शुरू से आपको सेट करना होता है, और एक पहला और अंतिम दे देता है, बीच वाले को आपको सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सभी को स्टार्टिंग में दिया है एज द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, यानी कि जैसा कि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब आपको आगे चलते हुए इसको सेट करना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो इसके बहुत सारे ट्रिक तो नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस पे आपको ज़रूर पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। अब देखिए, एज जब दिया है तो एज के बाद अगर आप देखें तो एज द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज, इसके बाद है सिंस वी लास्ट डिस्कस्ड द मैटर इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू, इट अपीयर्ड टू मी विदाउट लॉसिंग द टाइम। अब देखिए, विदाउट लॉसिंग द टाइम अगर आप करें तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अब आप जो है क्या करेंगे, विदाउट लॉसिंग द टाइम अगर आप इसको करते हैं तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जो है हेल्पिंग वर्ब से या प्रीपोजिशन से ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं होता कि बीच से आ जाए, आपको हमेशा सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो एस जो है एस से स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन अगर आप चारों देखें, चारों ऑप्शन में देखें अगर आप, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में पी से स्टार्टिंग हो रही है, यानी एस से स्टार्टिंग नहीं होगी। तो डी ऑप्शन आप इग्नोर कर जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं विदाउट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फिर ये इनकम्प्लीट सेंस देगा। तो जब एस से स्टार्ट नहीं होगा तो डी ऑप्शन भूल जाएं, स्टार्ट होगा तो पी से होगा, क्योंकि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में पी दिया है। अब आपको हिंट मिल गया। अब अगर आप पी को ध्यान दें तो इसका मतलब सिंस से स्टार्ट होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है एज द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, ठीक है, चूँकि परिस्थितियाँ बदल है चुकी हैं, इसलिए वी लास्ट डिस्कस्ड दिस मैटर, हमने पिछली बार चूँकि इस जो है मैटर को डिस्कस किया था। अब देखिए, इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू, इट अपीयर्ड टू मी, अगर आप इसको करते हैं
तो इट अपीयर्ड टू मी अगर आप करेंगे तभी ना अंत में आप जो है पहुंचा पाएंगे इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू। समझ पा रहे हैं ना। तो पी के बाद आर आएगा, तो जब पी के बाद आर आएगा, ठीक है, तो आर की वजह से अब आप बी करो और आप जो है सी करो, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन के आंसर ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको सेट करना है। अब आप बी और सी पे पहुँचे तो देखिएगा पी के बाद आर आएगा, ये तो आपने सेट कर लिया ना। यानी कि एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड सिंस वी लास्ट डिस्कस्ड दिस मैटर इट अपीयर्ड टू मी। ठीक है, ये मुझे पता चला, क्या पता चला कि इट वॉज द बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू, कि यही तरीका था, सबसे बढ़िया तरीका तुमसे कांटेक्ट करने का, समय बर्बाद करने के बिना, या बिना समय बर्बाद किए। तो हो जाएगा जैसे कि परिस्थितियां बदल चुकी थीं, चूँकि हमने इस मैटर को पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यही सब जो है सबसे, इट अपीयर टू मी, ये मुझे पता चला यही सबसे अच्छा समय था तुमसे कांटेक्ट करने का बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आपका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे, PRQS। बहुत अच्छे, PRQS, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, PRQS। ओके, समझ पा रहे हैं ना। बहुत अच्छे। तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है बच्चों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा ही आप चीज़ों को आसान बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। द पर्सपेक्टिव इस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑथर इज नोन एज द, मतलब किस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर ऑथर ने अपनी रचना को लिखा है, उस संदर्भ में अगर आप बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, जोनरा बोलते हैं, माइथोलॉजी बोलते हैं। देखिए इसको जेनर वैसे लिखा हुआ लेकिन इसको जोनरा पढ़ा जाता है, याद रख लीजिएगा। जो चीज़ें जैसे है ना, डेट है DEBT, लेकिन डेब्ट आप नहीं पढ़ते, आप इसको डेट ही पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसको जेनरा नहीं जोनरा पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिसको आपको एज इट इज़ स्वीकार कर लेना है, जैसा उसका जो है सिमेंटिक्स या जिसका जैसे उसका फोनेटिक्स साउंड बनता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, आंसर करिए बच्चे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, बी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑथर किस संदर्भ में लिख रहा है, ऑथर का कहने का क्या मतलब है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। डिक्शन मतलब तो शैली होता है, किस शैली में वो लिख रहा है, मतलब जो है किस जो है वर्ड को और किस जो है ग्रामेटिकली इंस्ट्रक्शन को वो यूज कर रहा है। जोनरा मतलब विधा होता है, विधा मतलब कि आप अपनी बात को नॉवेल के जो है तरीके से भी कह सकते हैं, प्रोज को एक तरीके से कह सकते हैं, पोएट्री के तरीके से कह सकते हैं, उसको जोनरा बोलते हैं। माइथोलॉजी मतलब आप जान रहे हो, मिथ्स से रिलेटेड चीज़ें, आधी सच्ची बातें और आधी समथिंग ट्रू, सम आर इन्वेंटेड। ओके, तो समझ पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। लेट ही एंड आई को रिप्लेस करना है वर्क टुगेदर। लेट ही एंड आई वर्क टुगेदर, तो लेट हिम एंड मी करेंगे या लेट हिम एंड आई करेंगे कि लेट ही एंड मी करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है ना, क्या बता रखा है, लेट के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस को जब यूज करना है तब आप कहाँ पर पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे बी ऑप्शन पर। ठीक है, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। लेट हिम एंड आई। 231 का नियम प्रोनाउन वाला याद है ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो 31 बन रहा है थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि लेट मी, लेट हर, लेट अस, लेट देम होता है, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 9 पर चलेंगे। कह रहा है चूज द करेक्ट या सुटेबल फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपको बताया था ना मैंने, एक वर्ब एक प्रीपोजिशन। ठीक है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो अब आपको जो है और एक नए वर्ड का आविष्कार होता है, लुकिंग एट, लुकिंग फॉर, लुकिंग इनटू, लुकिंग ओवर। तो द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज, जब दुकानदार को खिलौने नहीं मिलते हैं तो क्या करता है, तो मैंने क्या किया, आई वॉज, मैं ढूंढ रहा था ना, लुकिंग फॉर। बहुत बढ़िया, लुकिंग फॉर मतलब होता है सर्च, यानी कि ढूंढना, फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का
जिन भी बच्चों का बी आंसर आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट हैं। ठीक है, अब चारों जो है ऑप्शन को चलिए देखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको लुक एट मिल जाए तो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ देखना, डायरेक्शन की तरफ देखना। लुकिंग फॉर मतलब होता है सर्च करना, यानी कि किसी चीज़ को खोजना। लुकिंग इनटू करते हैं तो इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर यानी कि जांच पड़ताल करना। ठीक है, लुकिंग ओवर करते हैं तो परीक्षण करना, यानी कि टू एग्जामिन द मैटर, ध्यान रखिएगा, परीक्षण करना। ठीक है, एग्जामिन द मैटर। ओके, यहाँ पर खोजने का सेंस आ रहा है तो बी ऑप्शन जो है लुक वाले, ब्रेक वाले, सेट वाले, गेट वाले, टेक वाले, ये सब फ्रेजल वर्ब जरूर से ज़रूर देख के एग्जाम में जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ढूंढना पड़ेगा कौन सा टेंस है। आपको याद है, देखिए आपको मिल गया ना फॉर एन आवर हिंट भी मिल गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब विल और शैल हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहले ही देखिए ए ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया। ए वाले बच्चों आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब विल शैल और हैव के बाद बीन आईएनजी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं ना कि टेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिएगा इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, ऐसे भी आपको लंबे चौड़े होंगे बट आपको थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो, आपको चेंज करना है। नैन्सी के अनुसार है, आई है तो शी हो जाएगा, यानी कि नैन्सी सेड दैट शी। इतना तो आपको याद आ गया, तो ए ऑप्शन आप भूल जाए। ठीक, अब आपको पता है ना मे हमेशा माइट में चेंज होता है, तो जब मे माइट में चेंज होता है तो दो ही ऑप्शन में हुआ है, ए में हुआ है, सी में हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप बहुत आसानी से सी ऑप्शन को करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। ओके, मे का माइट होता है। अब देखिए आपको पता है कि 5 पॉइंट्स होते हैं जिसको चेंज करने का आपको राइट प्राप्त है। कौन कौन से, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, नियरनेस वर्ड चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजक्शन। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। आपको ट्रिक अप्लाई करके फट से अपना आंसर करेक्ट करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। एक ही क्वेश्चन में आपको नहीं अटके रहना है, अदरवाइज जैसे ही आपने 2 से 3 बार विचार किया तैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप क्या करते हो, आते हुए क्वेश्चन को घबराहट में गलत करके चले आते हो। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर देखेंगे, यहाँ भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। अब देखिएगा, टीचर ने कहा कि तुम सस्पेंड कर दिए गए हो और एक्सक्लामेटरी का मार्क है। इसका मतलब आपको पता है कि दिया गया स्टेटमेंट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो टीचर सस्पेंड करने के बाद सूचना तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है गुस्से में बोलेगा यू आर सस्पेंडेड, मतलब आप सस्पेंड कर दिए हो, क्लास से आपको बाहर खड़े रहना पड़ेगा या आपको क्लासेस नहीं अटेंड करनी पड़ेगी, इट्स योर पनिशमेंट। ओके, तो अब देखिएगा द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ तक तो आपको करना है। तब आपको याद है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग करते हैं। तब जब दैट का प्रयोग करते हैं तो सी ऑप्शन में इन्फॉर्म की वजह से आपने इग्नोर कर दिया, बी ऑप्शन में टू की वजह से आप इग्नोर करेंगे, तो अब बचा ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। द टीचर सेड, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए यू के अनुसार आई हो जाएगा, तो आई एम सस्पेंडेड नहीं ना होगा, टेंस तो आपको चेंज करना पड़ता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी वाले फ्रेंड्स आप सब लोग करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, दैट आई वॉज सस्पेंडेड, ओके, कि मैं सस्पेंड कर दिया गया, टीचर ने मुझे गुस्से में एक्सप्लेन किया। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। ओके ओके, चलिएगा लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, बताइएगा बाय द टाइम शी वॉज 15 शी, फिर आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, आपको कंप्लीट करना है। शैल बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर, बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर, हैड बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर, हैज़ बिकमिंग अ ब्यूटीफुल सिंगर। हैज़ के बाद अकेले कभी आईएनजी आपने पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा बाबा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो डी ऑप्शन इग्नोर करें। अब आप ए बी सी में आए।
क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से ध्यान से देखें। बाई द टाइम शी वॉज 15। अब आपको यहाँ पर वाज ने हिंट दे दिया ना, आई मीन पास्ट। तो जब मैं पास्ट में हूँ तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बाद वाला फ्यूचर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और शी बिकम नहीं, अगर प्रेजेंट करोगे तो शी बिकम्स होगा, पास्ट करोगे तो शी बिकेम होगा। अब आप समझ पा रहे हैं ना। तो बी ऑप्शन भी आपका उत्तर नहीं होगा। सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। और इसी प्रकार आप इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वाज हिंट दे दिया तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढना पड़ेगा। मैनेजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, बताइए। कौन बच्चा बताएगा? इस वर्ड से तो हर बच्चे परिचित हैं। MANAGEMENT, यहाँ तो गलत लिखा है, मैनेज में ई नहीं लिखा है। MANAGEMENT, मैनेजमेंट, तो ये तो इनकरेक्ट निकल गया। डिसअपीयर में इसको देखिए क्या करेक्शन होगा, DISAPPEAR, यही तो करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो सी में क्या गड़बड़ी है? सी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? STATEMENT, और यहाँ पर ई को स्किप किया गया है। ओके, प्रेजुडाइस मतलब होता है, प्रेजुडाइस मैंने पक्षपात, PREJUDIC, प्रेजुडाइस मतलब क्या होता है? पक्षपात यानी बायस्ड करना। ओके, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग PRE होती है, ना कि आई। ओके, तो नोट कर लीजिए बच्चों, एग्जाम में स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी आपको मिलते रहते हैं। अब की बार आपको इनकरेक्ट ढूंढना, यानी कि बाकी 3 करेक्ट होंगे, तब भी आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? PASSENGER, तो ये तो करेक्ट है भाई। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। इनकरेक्ट अगर आप ढूंढेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। पीसफुल की PEACEFUL, यहाँ तो पीसफुल में FULL लिखा है, यानी कि यही इनकरेक्ट है, यानी कि यही आंसर आपका बी करेक्ट होगा। ओके, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। FULL नहीं होता। जब आप सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे देखिए यूज़फुल, तो FUL कहते हैं। मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल FUL होता है। ब्यूटीफुल, ठीक है, ग्रेटफुल, पीसफुल FUL। डबल सफिक्स में डबल L रहता है, लेकिन जब सफिक्स वर्ड में अटैच हो जाता है तो वो एक L को स्किप कर देते हैं। जैसे ऑल धन राइट बराबर नई स्पेलिंग बनती है ऑल राइट, याद है ना। ऑल धन वेज, नई स्पेलिंग क्या बनती है? ऑलवेज, याद रहेगा ना। अब ऑल माइटी भी देख लीजिए, ऑल धन माइटी, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, आपको एक L ही रखना पड़ता है। ओके, चलिए अब नहीं भूलिएगा। एक्विंटेंस की करेक्ट स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है परिचय कराना, परिचित होना। कंप्रीहेंशन भी करेक्ट है। पीसफुल आपका इनकरेक्ट था, FUL होना चाहिए था। ओके, तो बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहते हैं। देखिए, द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश विथ अ पेंसिल, बाय सुरेश बाय अ पेंसिल, बाय सुरेश फ्रॉम अ पेंसिल, फ्रॉम सुरेश विथ अ पेंसिल। कौन सा करेक्ट करेंगे? पर्सन है तो बाई आएगा ना भाई, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, और इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा विथ लगता है। आसान है ना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऐसा बन रहा है बाई और विथ वाला? डी ऑप्शन। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट करते हैं। दे सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वॉज अ रियल वाइट एलिफेंट। इसको बता दीजिए, सफ़ेद हाथी, इसका क्या मतलब है? देखिए, अत्यधिक खर्चीली वस्तु, ठीक है, लेकिन उसका कोई महत्व ना हो, दैट इज़ यूजलेस वन। ठीक है, देखिए अगर एक्सपेंसिव वन करेंगे तो यहाँ पर है कि कोई चीज़ बहुत महंगी हो, कीमती हो, महंगी वस्तु, कीमती वस्तु, इसका मतलब एक्सपेंसिव वन हो गया। ठीक, लेकिन वाइट एलिफेंट का मतलब यूजलेस वन। ओके, सी ऑप्शन। ये आइडमिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आप जरूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, वाइट एलिफेंट का मतलब है कि एक ऐसी वस्तु जो आप खरीद तो लें
लेकिन उसके रख रखाव में आपका जो है ज़्यादा खर्च आ जाए और आपके किसी काम की भी ना हो। इसके लिए वाइट एलिफेंट एक आइडियमिक एक्सप्रेशन है। सफ़ेद हाथी अगर आपके पास रहेगा तो उसको रोज़ नहलाना धुलाना, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हाथियों को कीचड़ से खेलने की आदत होती है। ओके। और हाथी हमेशा मिट्टी में जंगल में रहते हैं तो भी हमेशा उनके जो है धूल धक्कड़ से गंदे रहते हैं। इस सेंस में आप अगर ऐड करेंगे तो याद रखिएगा, सफ़ेद हाथी अगर आप लेके चलेंगे तो वो आप उसको चल भी नहीं पाएंगे लेके, क्योंकि गंदी हो जाएगी और आप उसके रख रखाव में खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंस में वाइट एलिफेंट आपको लाना पड़ता है। ओके। आइडियमिक एक्सप्रेशन है, चाहे जैसे आप दिमाग में रखिए, याद रखना पड़ेगा। टू लॉस फेस, इसका मतलब क्या होता है ये भी देखिए, आइडियमिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन है। किसी का चेहरा खो जाना, इसका मतलब क्या? लुक एंग्री होना यानी कि गुस्सा हो जाना, हेल्पलेस महसूस करना, ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित महसूस करना, या टू लुक वैकेंट यानी खाली खाली बैठे रहना, आलसी जैसे। क्या करेक्ट करेंगे? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। ओके। टू लुक लॉस फेस मतलब अपमानित महसूस करना, ठीक है, खिसिया जाना। ओके। ऐसे सेंस में आप टू बी ह्यूमिलिएटेड करते हो। ओके। चेहरा छिपाना, जब है ना कोई गलती हो जाती है तो क्या होता है, इंसान सोचता है ना हमको टोक ना दें, हमसे पूछ ना लें, ठीक ना, तो मतलब चेहरा छिपाना, चेहरा खो देना यानी कि टू बी ह्यूमिलिएटेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। ऑप्शन से चॉइस का क्या मतलब है? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, पॉज करके या फिर क्लास का अटेंड करने के बाद फिर से देखकर ज़रूर से ज़रूर नोट करें। और आपके पास जब अच्छा कलेक्शन हो जाएगा तब जब आप एग्ज़ाम में उसको एक बार दोहरा के जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ, एक्सीलेंस, एक्सीलेंट चॉइस, इसको क्या बोलेंगे आप? बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। मतलब ऑप्शन चॉइस का मतलब चाहे अपनाओ चाहे रिजेक्ट कर दो। ऑप्शंस चॉइस, अगर बगैर से चॉइस कहे तो इसका मतलब होता है नो ऑप्शन, ठीक है, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और ओनली ऑलवेज यू विल हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज या द थिंग। ओके। तो वो होता है बगैर से चॉइस। ओके। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट या जो है रिजेक्ट करने का आपको ऑफर मिले। ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नो सूनर डिड द सन रोज देन वी टुक अ हास्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम्ड द जर्नी। बताइएगा यहाँ पे क्या मतलब कह रहा है। नो सूनर वाला नियम आपको याद है ना, नो सूनर के बाद डिड आया है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, राइज होना चाहिए था, और नो सूनर के बाद देन आता है, देन यहाँ पर है, यानी कि ए ऑप्शन में ही एरर आपने ढूंढ लिया। तो नो सूनर डिड द सन राइज देन वी टुक अ हास्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम्ड द जर्नी। अंडरस्टूड। नो सूनर के बाद देन लगेगा। ओके। और स्कार्सली हार्डली के बाद व्हेन लगेगा, वेदर के बाद और लगेगा, आइदर के बाद और लगेगा, नाइदर के बाद नॉर लगेगा, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगेगा। याद रखिएगा बच्चों, ये सारे आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। ओके। नो सूनर ध्यान रखिएगा, नो सूनर के साथ अगर आपका हैड आएगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके। और अगर नो सूनर के साथ डिड आएगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखिए हेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़ दिया है, रोज़ का थर्ड फॉर्म राइजन होता है, यानी राइज रोज़ राइजन। ओके। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एग्ज़ाम में आता है, राइज रोज़ राइजन। तब भी यहाँ पर हेड नहीं, हमेशा डिड और राइज होगा। ओके। तो बहुत बढ़िया बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा आप लोगों का साथ फील होता है। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।